तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने लास्ट टाइम कर लिया था। अभी देखो इससे आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ना ये कुछ ऐसे नंबर्स लिखने हैं। राइट 3 नंबर्स whose decimal expansions are नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, इसका मतलब ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट ना हो और कोई भी डिजिट पे बार ना लगे। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इररेशनल। इररेशनल। ये इररेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है। तो इररेशनल नंबर लिखने हैं, कितने लिखने हैं? 3 लिखने हैं। 3। तो लिखते हैं। देखो इररेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं। पहला, डेसिमल फॉर्म में नंबर्स लिखो, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखते हुए। डेसिमल नंबर्स which are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग, डेसिमल नंबर्स ऐसे लिख दो। दूसरा तरीका है स्क्वायर रूट लिखना, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ये दोनों क्या होते हैं? इररेशनल टाइप के नंबर्स होते हैं। जैसे अगर फर्स्ट में लिखना हो, हमें कोई भी 3 लिखने हैं, तो देखो √2 लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं, ये सारे इररेशनल हैं। √5 लिख सकते हैं, √6 लिख सकते हैं, इस तरीके से बहुत सारे लिख सकते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करके। और अगर डेसिमल फॉर्मेट में यूज करना है तो 1.01, फिर 001, 0001 डैश 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 ऐसे लिख सकते हैं। 2.37895 फिर डैश डैश डैश, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। जरूरी नहीं है ऐसा पैटर्न फॉलो करें कि 01 फिर 001 फिर 3 बार 0 4 बार 0, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे रैंडम नंबर्स भी डेसिमल में लिख दें, आगे डैश डैश लगा दें बस, तो वो भी इररेशनल हो जाते हैं। अब इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा है लिखना? तो देखो हम जब क्वेश्चंस करते हैं कि सर्टेन नंबर्स के बीच में 2 या 3 इररेशनल नंबर लिखो, रैशनल नंबर लिखो, है ना, तो उसमें हमारा ये फॉर्मेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया 5 एंड 8 के बीच में, 5 एंड 8 के बीच में 3 इररेशनल नंबर्स लिखने हैं। 5 एंड 8 के बीच में 3 इररेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो परेशानी क्या आती है, अगर हम रूट वाले नंबर पे ही ज्यादा प्रैक्टिस करके बैठे हैं तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इनमें से कौन सा रूट 5 और 8 के बीच में है। स्टार्टिंग के कुछ एक तो हमने याद रखे हैं, जैसे √2 की वैल्यू 1.414 होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, √5 की वैल्यू भी बहुत कम लोगों को याद होता है, इतनी होती है। तो अब 5 और 8 के बीच में कौन से रूट वाले नंबर लाई करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं है बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम ये तरीका लिखने का जानते हैं तो बहुत आसान है, बहुत आसान हो जाएगा लिखना। 5 से 8 के बीच में नंबर्स देखो कैसे लिखते हैं। 5.32, 322, 3, फिर 3 टाइम्स 2 और डैश डैश डैश। ये 5 से बड़ा है और 8 से छोटा है और एक इररेशनल नंबर हो गया। बट अगर रूट में लिखना चाहते हो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, 5 और 8 के बीच में कौन सा नंबर होगा। तुम्हें कैसे करना है, अगर रूट के अंदर ही लिखना है तो देखो 5 को स्क्वायर कर लो और 8 को स्क्वायर कर लो। 5 को स्क्वायर करोगे 25 आएगा और 8 को स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा। अब तुम्हें 25 से 64 के बीच के नंबर्स लिखने होंगे। अगर तुम्हें 5 और 8 के बीच में इररेशनल नंबर लिखने हैं और तुम्हें रूट वाले मेथड से ही लिखना है तो 5 का स्क्वायर निकालो और 8 का स्क्वायर निकालो। तो 25 और 64 इनके बीच में नॉन परफेक्ट नंबर ढूंढो। जैसे 26 लिख दिया तो वो आ जाएगा, सही होगा। फिर 27 ले लो, वो भी सही आ जाएगा। 28 ले लो, हाँ इनके बीच में जाके 36 मत ले लेना, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 36 इनके बीच में तो आएगा बट वो 6 हो जाता है। फिर इनके बीच में 49 होता है, वो मत लिख देना। 49 जो है, √49 वो 7 होता है। 7 इनके बीच में तो आएगा बट वो इररेशनल नहीं होगा। तो दोनों ही मेथड से निकाले जा सकते हैं बट अच्छा माना जाता है ये डेसिमल वाला। यही बात, मेरी बात क्लियर है? यस सर। यस सर। अगर रूट में ही लिखना है तो उसका भी तरीका है बट उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है। और पहला वाला मेथड ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि डेसिमल फॉर्मेट में नंबर लिखने आने चाहिए। तो कोई भी 3 नंबर लिख लो अपनी मन से, अपनी मर्जी से कोई भी 3 नंबर लिख लो। मैं ये सारा मिटा रहा हूँ, कोई भी 3 लिख लो अपनी मर्जी से, फिर बताओ मुझे। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। 9 में देखो, अच्छा मैंने बता दिया ना पहले कि हम क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज नहीं करते हैं, इसको लेके बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है। जो भी एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चन में कराता हूं उसको अच्छे सीक्वेंस के साथ नोट करते जाना।
कोई भी नया क्वेश्चन आए तो देख लेना वो कौन सी एक्सरसाइज का है और कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये दोनों अच्छे से लिखना, क्योंकि जब प्रैक्टिस करने बैठोगे तो सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं मिलेंगे। और ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस टॉपिक वाइज अच्छे से बाइफरकेट नहीं है, ठीक है, कभी एक टॉपिक से है कभी दूसरे टॉपिक से, हमने उसको टॉपिक वाइज बाइफरकेशन किया उसका, और फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जब हम चैप्टर खत्म कर लेंगे तो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन टच हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। ये रैशनल है या इरैशनल है ये बताना है। मैं एक एक करके पूछूंगा, ठीक है, ये मैं करवाऊंगा नहीं, एक एक करके पूछूंगा। देखो क्या क्या बताना होगा। सबसे पहले √23 इज ये रैशनल है या इरैशनल है ये बताना होगा पहले, और उसके बाद, हालांकि क्वेश्चन में नहीं दिया है बट फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, रीजन बताना होगा कि क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। अनन्या, फर्स्ट पार्ट। Yes, sir. Irrational. Irrational. Reason? As it is? Square of non-perfect square numbers. Not square beta, it is square root of non-perfect square number. ये square root है ना, square root of non-perfect square number. Square and square root में difference है, ठीक है। देखो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो स्क्वायर का मतलब हो गया क्या, उस पे पावर 2 लगा देना, और रूट का मतलब क्या हो गया, ये वाला। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में डिफरेंस है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट डन। सेकंड पार्ट, अनिका। सर रैशनल है सर, क्योंकि 225 15 का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट है 225, 15 का स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर है। यस स्क्वायर। 225 का स्क्वायर रूट 15 है, तो ये हो गया रैशनल। हमने इसकी वैल्यू ही लिख दी रैशनल, मतलब 15 लिख दिया ना, तो वो इंटीजर हो गया, इंटीजर तो रैशनल होते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट करेक्ट है। थर्ड पार्ट 0.3796, हाँ अनिका। सर ये भी रैशनल है क्योंकि सर ये टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स yes. ऑलवेज रैशनल होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कैसे होते हैं, हाँ नॉन सर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, बताओ अनन्या। Yes, sir. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कैसे होते हैं, इसने बोला टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे होते हैं। सर नॉन टर्मिनेटिंग या तो रिपीट होंगे फिर रैशनल होंगे, अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इरैशनल होंगे। वेरी गुड, यही आंसर मुझे सुनना था। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो टाइप के होते हैं, एक तो ये देखो नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है और ये भी है। ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, क्यों, 7.478 पे बार लग जाएगा, इसमें बार लगेगा नहीं। तो ये वाला, ये तो टर्मिनेटिंग है, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिपीट कर रहा है। और ये वाला कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग दोनों रैशनल होते हैं। इनका हमने पी बाई क्यू फॉर्म कन्वर्ट भी किया है, पिछली क्लास पे किया था, याद है ना, एक्स मानते यस सर। हाँ। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये इरैशनल हो जाते हैं। तो फोर्थ पार्ट क्या है, ये है रैशनल, रैशनल। हाँ, और इसका रीजन एज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। यस नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फिफ्थ पार्ट में है 1.0100100001, इसका तो बहुत सारा एग्जांपल हमने किया है। तो ये है इरैशनल as it is नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। yes correct, non terminating and non repeating। चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑल 5 पार्ट्स जल्दी से कॉपी कर लो, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखो ये 3 होमवर्क है, ये 3 क्वेश्चन है, इनको कॉपी कर लो, ट्राई करना घर पे। जो पहला वाला क्वेश्चन है ये हमने लास्ट टाइम पे किया था, है ना, अच्छे से करना इसको,
ये वाला बेस टाइप का हमने पिछली क्लास पे किया था और ये भी किया था। तो ये तीनों क्वेश्चन है, इनको नोट डाउन कर लो, घर पे ट्राई करना, इनमें से कोई भी अगर नहीं होता है तो अगली क्लास पे पूछ लेना, और सबका आंसर नोट कर लेना कितना आ रहा है, ठीक है? अगली क्लास पे मैं शायद डिस्कस भी करूं। तीनों क्वेश्चन नोट डाउन कर लो जल्दी। एक क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट टाइम पे शायद होमवर्क दिया था, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 या 4 पता नहीं, देखते हाँ हैं। सर 4 दिया था आपने होमवर्क। 4 दिया था, ये वाला ना? यस सर ये वाला। तो पहले तो मुझे ये बताओ इसका आंसर क्या आया था? सर 1। 1 आया सर था, बहुत बढ़िया। 1 आया था तो बिल्कुल सही आया था। ये नंबर था जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.9 पे बार लिख सकते हैं। अब इसने कह रहा है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया लास्ट में, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। देखो ये कह रहा है कि 0.9 पे बार और 1 दोनों सेम कैसे हैं, वही हमको प्रॉब्लम हो रही है कि 0.9 पे बार को हम 1 क्यों बोल रहे हैं। तो इसने बोला भी है, विद द हेल्प ऑफ टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। इसमें क्यों सेंस बन रहा है वो देखो। चलो नंबर लाइन पे पहले हम समझते हैं, नंबर लाइन के थ्रू। इसका आंसर मैं लिखवा दूंगा, यहाँ से एक पैराग्राफ लिखना होगा, पहले मैं समझा देता हूँ। देखो मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है नंबर लाइन पे, और ये मान लो 3 है, इस तरीके से। अब 0.9 पे बार है, तो जरा देखो ये 0.5 है, ये 0.6, 7, 8, थोड़ा बड़ा हो गया, ये 5 हो गया, ये मान लिया 6 हो गया, 0.7, 0.8, 0.9, ये 0.9 है, ये वाला जो पॉइंट है वो 0.9 है। अब 0.99 कहाँ होगा, तो 0.99 थोड़ा सा और आगे होगा। देखो 0.99 ये तो ऑब्वियसली 0.9 से बड़ा ही है, तो 0.99 और आगे होगा। अब मैं बोलूं 0.999, तो ये वाला 0.99 से बड़ा है, तो ये थोड़ा सा और आगे होगा, 1 की तरफ जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे। अब कोई कहे कि 0.99999 ये कहाँ होगा, तो ये उसके पहले वाले से बड़ा ही होगा, है कि नहीं? तो इसी तरीके से अगर हम इस 9 को इनफाइनाइट टाइम्स ले जाएं, मतलब 99999 इसको इनफाइनाइट टाइम्स 9 ले जाएं, तो क्या होगा, ये 1 के इतने क्लोज होगा कि उसको हम 1 ही बोल सकते हैं। ये जो नंबर है ना 99999, तो खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब ये 0.9 पे बार जो है ये 1 के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, 1 ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है? मतलब नंबर लाइन पे अगर हम 0.9 बार चेक करें, 0.9 बार एंड 1 चेक करें, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा भी गैप नहीं होगा, दोनों सेम ही नंबर होंगे। क्योंकि देखो ना, ये 0.9 यहाँ पे है, ये 0.9 है जहां मैं बड़ा सा लाइन बना रहा हूँ, 0.99 और 1 के क्लोज होगा, 0.999 और क्लोज होगा, 0.999999 1 के बहुत क्लोज होगा। तो फिर ये जो नंबर होगा 0.99999 टर्मिनेट होगा ही नहीं, जिसको 0.9 पे बार बोल रहे हैं। तो इस नंबर में और 1 में सच बोलूं तो कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, दोनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, क्योंकि 9 तो खत्म होना, 9 तो खत्म ही नहीं होगा, वो तो 9 तो आता ही रहेगा आता ही रहेगा। तो जब 9 खत्म ही नहीं होगा तो सीधा 1 पे जाके बैठ जाएगा ना वो, है कि नहीं? यस सर। देखो इसको लिखना कैसे है, इसका आंसर शायद इसमें दिया है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, यस एट अ ग्लांस वी आर सरप्राइज्ड एट आवर आंसर। स्टार्ट में तो हमें थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, बट द आंसर मेक्स सेंस व्हेन वी ऑब्जर्व दैट 0.9999 डैश डैश goes on forever, so there is no gap, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, there is no gap between 1 and 0.9999 dash 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 and hence they are equal। इनके बीच में कोई गैप नहीं है, इसीलिए वो क्या है, दोनों इक्वल है। तो उसका ये नोट कर लो। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो अगला क्वेश्चन, ने होमवर्क तो ले ही लिए, ये 3 क्वेश्चन जो दिए थे इनको करना अच्छे से, कोई परेशानी होगी तो नेक्स्ट क्लास पे पूछ लेना। अब ना मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करता हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। नेक्स्ट टॉपिक है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है? इस पे हेडिंग बनाओ जरा, ऊपर हेडिंग बनाओ, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव
मैग्निफिकेशन बहुत ही कमाल का टॉपिक है। एक्सरसाइज 1.4 इस पे बेस्ड है। 2 क्वेश्चन है, एक मैं करूंगा और दूसरा वाला हम लोग देख लेंगे, होमवर्क देना है कि क्या करना है। बहुत आसान टॉपिक है, ओके, इसको समझना ठीक से। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, देखो सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? कोई भी काम बार बार करना, यही तो होता है। सक्सेसिव का मतलब होता है कोई भी काम बार बार करना। और मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? चीजों को मैग्नीफाई करना, बड़ा करना, जूम करना। हम लोग जैसे फोन में फोटोज वगैरह देखते हैं, तो कभी कभी होता है ना ऐसा, फोन की फोटो को हम जूम करते हैं, एनलार्ज करते हैं ना। छोटी छोटी यस चीजों को सर। देखने के लिए हमें चीजें बड़ी करनी पड़ती हैं। तो ये टॉपिक वही है। क्या होता है, जैसे मैं तुम्हें बोलूं एग्जाम्पल के लिए, 3 मैं बोलूं 3.3 को नंबर लाइन पे दिखाओ। मैंने बोला है 3 को नंबर लाइन पे दिखाओ, तो क्या करोगे? नंबर लाइन 0 1 2 3, इस पॉइंट को बोलोगे कि ये 3 है, x इक्वल टू 3 है, मान लो ये पॉइंट 3 को हमने डिनोट कर लिया, रिप्रेजेंट कर लिया। किसी ने बोला है 3.5 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो अब क्या होगा? देखो, ये वही 0 है, ये वही 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। अब 3.5 कहां पे होगा? 3 एंड 4 के बीच में होगा, यहां पे कहीं। तो ये क्या हो गया? 3.5। किसी दूसरे आदमी ने बोला अब तुम रिप्रेजेंट करो, ये तो 3 था, अब तुम रिप्रेजेंट करो 3.52 रिप्रेजेंट करो। देखो काम थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि नंबर लाइन पे हमको 0 1 2 3 ये सब दिखते हैं। ये मान लिया 4 है, अब 3.5 यहां पे होगा, ये 3.5 है। 3.5 तक रिप्रेजेंट कर पाना इजी था, बट ये 3.52 बोल रहा है। अब 3.5 और 3.6 के बीच में होगा 3.52, ये 3.6 है, 3.7 है, 3.8, 3.9 और ये 4। तो 3.5 ये रहा और ये वाला क्या है? 3.6 है। अब इनके बीच में हमें तो दिखेगा ही नहीं छोटी छोटी चीजें, और ये तो कुछ नहीं। तुम्हें और आगे बोला जा सकता है, तुम्हें बोला जा सकता है 3.5279 ये रिप्रेजेंट करो। तो अब तो हालत खराब हो जाएगी बिल्कुल। नंबर लाइन पे हमारी एक लिमिट है, हमारी आंखों की एक लिमिट है, हम वही देख पाएंगे। इंटीजर्स सारे हम देख लेते हैं, इंटीजर्स के बीच का कोई नंबर हो तो वो देख लेते हैं, बट 3.52 तक जाने में हमको दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। और ये नंबर तो इस टाइप का है कि हमें बिल्कुल दिख ही नहीं सकता नंबर लाइन पे। तो अब रिक्वायरमेंट है हमें किस चीज की? कोई ऐसी डिवाइस, कोई ऐसा टेक्निक हो जिससे हम नंबर लाइन को जूम कर लें, बड़ा कर लें। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मतलब हम क्या करेंगे, छोटे छोटे नंबर्स जो नंबर लाइन पे तो ऑब्वियसली हैं, क्योंकि रियल नंबर सारे नंबर लाइन पे होते हैं। ये नंबर कैसा है? रियल है ना, सारे रियल नंबर नंबर लाइन पे फिट बैठते हैं। बट इसको ढूंढने के लिए हमें नंबर लाइन को जूम करना पड़ता है, एनलार्ज करना पड़ता है, ताकि ये छोटे छोटे नंबर्स जो हैं, या 2 नंबर्स के बहुत अंदर जाके बैठे जो नंबर्स हैं, वो हमको दिख जाए। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ओके, चलो तो क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में कितने? 2 क्वेश्चंस हैं टोटल। पहला क्वेश्चन मैं करता हूं, दूसरा वाला डिसाइड कर लेंगे। देखो, ये विजुअलाइज करना है 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो पहला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, अभी लिखोगे नहीं, ओके, सिर्फ देखोगे। देखो सबसे पहला, इसको ना हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इसको हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला काम हमने ये किया, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। नंबर लाइन पे सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? नंबर लाइन जैसे दिखती है वैसे देखेंगे। ये मान लिया 0 हो गया, ये मान लिया 1 हो गया। अच्छा, मेरे पास स्टेप इक्वल लेने के नहीं है, मैं रैंडम कर रहा हूं अंदाज से। तुम स्केल लेके प्रॉपरली इसको बनाओगे। ठीक है, स्केल ले लिया और हर एक सेंटीमीटर पे गैप लगाना शुरू कर दिया। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, मैं अंदाज से इक्वल स्टेप ले रहा हूं। ये 5 हो गया, फिर इक्वल स्टेप पे 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये नंबर लाइन दोनों साइड से एरो बन गया। देखो पहला काम हमें ये ढूंढना है कि ये जो नंबर है वो कौन से 2 इंटीजर्स के बीच में लाई कर रहे हैं, बताओ मुझे। सर 3 और 4 3 के and बीच 4। में। 3 and 4, तो वेरी गुड। हम क्या करेंगे, पहला स्टेप बनाएंगे 3, फिर 3.765 एंड देन 4। मतलब
3.765 इज मोर देन 3 बट लेस देन 4। और क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच में हम मैग्नीफाइंग ग्लास लगाएंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा होता है मैं दिखाता हूं। इस तरह के एक सर्कल बनाओगे और यहाँ पे एक हैंडल बनाओगे मैग्नीफाइंग ग्लास का। तुमने ऐसा ग्लास देखा भी होगा, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में पहले आता था, देखिए हो, यस इस सर, टाइप का एक ग्लास होता है, यहाँ पे हैंडल से पकड़ते हैं और इसके अंदर जो भी चीजें होती हैं वो बहुत लार्ज हो जाती हैं, जूम हो जाती हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस ग्लास को 3 और 4 के बीच में फिट करने वाले हैं। देखो इस तरीके से ये ग्लास जो है वो बिल्कुल 3 और 4 को इंटरसेक्ट करना चाहिए। ये ग्लास बना दिया, तो 3 और 4 को हमने क्या कर लिया, जूम कर लिया। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये 3 एंड 4 जो है ना वो थोड़े जूम हो जाएंगे, बड़े बड़े दिखने लगेंगे। और क्या होगा, ये देखो ये होगा, यहां पे हमको 3 दिखेगा और यहां पे हमको 4 दिखेगा। देखो जो 3 और 4 पहले इतना छोटा सा था वो अब इतना बड़ा सा दिख रहा है। तो ऑब्वियसली उनके बीच के नंबर्स हमको और फैले फैले दिखेंगे और दूर दूर दिखेंगे। तो 3 यहां दिखेगा, 4 यहां दिखेगा, और इनके बीच में क्या क्या दिखेंगे, तो इनके बीच में 3.1 दिखेगा, 3.2 दिखेगा, 3.3 दिखेगा, 3.4 दिखेगा, 3.5, फिर 3.6, फिर 3.7। ये सारे इक्वल स्टेप पे लगाना, ठीक है। 3.8, 3.9 और ये हो गया 4। मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बना दिया था, उसको हटाता हूं। ये पार्ट में हटा देता हूं। ओके, तो सेकंड स्टेप समझ आया। यस यस सर। यहाँ पे हमें लिमिट लिखनी है, चलो फिर से चेक करो। 3.765 इनमें से कौन से दो के बीच में लाई करेगा, बताओ मुझे। 3.7 एंड 3.8। बहुत ही बढ़िया। तो अब लिखेंगे 3.7 से बड़ा होगा एंड वो 3.8 से छोटा होगा। कहने का मतलब हमें यहां लगाना है वो मैग्नीफाइंग ग्लास। ध्यान से करना, ये जो सर्कल बनाओगे ना वो 3.7 और 3.8 से पास करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें 5 और 6 के बीच में बनाना है और हम इस तरीके से बना दें, गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल 5 और 6 पे सर्कल ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इनके बीच में बनाएंगे थर्ड स्टेप। 3.7 और 3.8 को जूम करेंगे तो क्या होगा, 3.7 और 3.8 हमको फर्स्ट एंड लास्ट में दिखने लगेंगे। यहां पे दिखेगा 3.7 और यहां पे दिखेगा 3.8, जो हम बाद में बना लेंगे। कितनी लंबी लाइन चाहिए उस पर डिपेंड करता है। एक बार को अगर लिख दूं ये 3.8 है। चलो 3.7 और 3.8 के बीच में क्या क्या दिखेगा, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, फिर से बड़ा बन गया। 3.79 के बाद 3.80, जिसको 3.8 बोलते हैं, है ना। तो यही तक हमको बनाना चाहिए था। मैं फिर से उसको हटा देता हूं, यहां से लेकर बाकी सारा हम हटा देते हैं। अब देखो एक और, अभी तो हमको वो नंबर फिर भी दिख नहीं रहा है। अब बताओ 3.765 इन दोनों में से किसके बीच में लाई करेगा। सर, 3.76 और 3.77 के बीच में। 3.66 और 3.77, बहुत ही बढ़िया। तो अब हम करेंगे 3.76, 3.765 एंड 3.77, इनके बीच में करेंगे इस तरीके से। फोर्थ स्टेप, अच्छा फोर्थ स्टेप में जगह नहीं है नीचे, मैं यहां बना सकता हूं, यहाँ पे। यस सर। यस सर। वो लिखने में उल्टा फुल्टा मत करना, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है। मैं फोर्थ स्टेप यहां बनाता हूं। तो यहां एक फिर से नंबर लाइन बनाएंगे, ये देखो। अब अगर हमने 3.76 और 3.77 को जूम किया है तो ये हो गया 3.76 और ये हो गया 3.77। चलो इनके बीच में क्या लिखेंगे, पहले तो ये लिखेंगे 3.76, 3.765 और 3.77 बनाते हैं इनके बीच में। तो ये हो गया 3.761, 762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768,
3.769 और ये कितना हो गया? नहीं, कुछ गलत हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही है। और ये हो गया 3.769 के बाद 770, वो ये हो गया लास्ट वाला, फिर से बड़ा बन गया है। रुको मैं इसको हटाता हूँ, ये यहां से ना, तो ये हो गया। अब चलो इनके बीच में वो नंबर हमें चाहिए होगा, चेक करते हैं। 3.765 ये रहा, देख रहे हो ये नंबर है 3.765, इसको कैपिटल X लिख देना और नीचे यहाँ पे लिख देना x इक्वल टू 3.765 और ये हमने विजुअलाइज कर लिया। बोलो समझ आया? यस सर। तो इसी तरीके से हमें नंबर लाइन को जूम करते जाना है और बीच में सारे नंबर्स अच्छे से लिख लिख के, जब तक ये नंबर हमको नहीं मिल जाता है हम तब तक उसको सक्सेसिवली मैग्नीफाई करते रहेंगे। कॉपी कर लो ये फर्स्ट क्वेश्चन, कॉपी करके इन्फॉर्म करो। 1.4 एक्सरसाइज चालू हो गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैं समझा देता हूं, सिर्फ इसको करोगे अभी। विजुअलाइज करो 4.26 पे बार लगाओ ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। तो जो नंबर है वो क्या है? 4 पॉइंट अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक लिख दो, 26 और 826। इस नंबर को विजुअलाइज करना है, ठीक है? चलो जरा ट्राई करो उसको। तो चलते हैं आगे हम लोग। 1.4 शुरू भी हुआ और खत्म भी हो गया। अब 1.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं। 1.2 में नंबर लाइन को प्लॉटिंग कर, नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करनी है इररेशनल नंबर्स की। तो नेक्स्ट हेडिंग बनेगी, बनाओ हेडिंग, प्लॉटिंग ऑफ irrational numbers on the number line। ये जो कॉन्सेप्ट है ना इररेशनल नंबर्स को प्लॉट करने का, देखो वो कहां से शुरू होता है। हमने नंबर लाइन पे क्या क्या प्लॉट करना सीख लिया, सब में लिंक है, वो लिंक समझने की कोशिश करो। सबसे पहले नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स हम प्लॉट कर सकते हैं। रैशनल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 सारे रैशनल नंबर हैं, इंटीजर भले ही है बट रैशनल नंबर है। तो इंटीजर्स को तो हम प्लॉट कर ही सकते हैं, 1 2 3 3.5 ये सारे हम प्लॉट कर लेते हैं। रैशनल नंबर में हमने क्या क्या प्लॉट किया? तो इंटीजर्स प्लॉट किया। इंटीजर्स को प्लॉट करना क्लास 7th में 8th में सिखाते थे। उसके बाद टर्मिनेटिंग नंबर्स को भी प्लॉट कर लिया हमने, जैसे 3.5 प्लॉट करके दिखाओ। क्लास 8th में याद करो 3/4 को नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे, तो यहाँ 0 लिखते थे, यहाँ 1 लिखते थे, उनके बीच में 4 बॉक्सेस ऐसे बनाते थे और थर्ड वाले को जाके बोलते थे 3/4 है। ऐसा किया था 8th में, याद है ना? यस सर। यस सर। तो टर्मिनेटिंग वाले को तो कर ही लिया हमने, इंटीजर्स को कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वालों को भी कर लिया, जैसे 4.26 पे बार अभी थोड़ी देर पहले किए थे। ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग था, मतलब रैशनल नंबर्स की पूरी प्लॉटिंग हमने कर रखी है। अब बचते क्या है? इररेशनल नंबर्स। अब इररेशनल नंबर्स मतलब क्या क्या? √2 √3 √5। हाँ √9 कोई नहीं बोलेगा प्लॉट करने को, क्योंकि √9 कैसा नंबर है? इंटीजर है। √9 तो 3 होता है ना, तो √9 नहीं। इररेशनल नंबर्स तभी बनेंगे जब रूट के अंदर का नंबर क्या हो? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो √2 प्लॉट करने को आ सकता है पेपर में, √3 आ सकता है, √5 √7 √13 कुछ भी आ सकता है। तो हम ये सब तो करेंगे ही करेंगे, उसके बाद हम डेसिमल वाले भी करेंगे। √9.3 प्लॉट करो नंबर लाइन पे, √4.8 प्लॉट करो। तो ये सारा हमको आज खत्म करना है, ठीक है? इस लेक्चर में हम इररेशनल नंबर्स की पूरी प्लॉटिंग कर लेंगे। तो टॉपिक बन गया प्लॉटिंग ऑफ इररेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 इस पे बेस्ड है, उस पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस हैं 1.2 में प्लॉटिंग वाले। पहला नंबर शायद √5 है, क्वेश्चन नंबर 1, और एक और क्वेश्चन नंबर 4 या 5 है, वो 9.3 है। तो ये 2 ही क्वेश्चन है, बट सिर्फ इन 2 को करने से हमारा काम नहीं होगा, तो मैं तुम्हें और भी क्वेश्चंस कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन लिखो, सीधा क्वेश्चन, प्लॉट √2 ऑन द नंबर लाइन। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हम करेंगे, बट पहले थोड़ी सी ABCD सीख लें। ऑन द नंबर लाइन,
एनसीईआरटी में जो है ना वो हम करेंगे थोड़ी देर में। देखो मैं जितना बताऊंगा सिर्फ उतना ही करना है, और जब बोलूंगा मत लिखो तो मत लिखना, जब बोलूंगा ड्रॉ करो ड्रॉ करना, मेरे साथ साथ चलना बिल्कुल, मैं बहुत धीरे धीरे साथ बोलूंगा, धीरे धीरे चलाऊंगा। ओके, सबसे पहला काम, ये करने से पहले मैं 2-3 चीजें पूछना चाहता हूँ। कंपास से 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करने आता है तुमको? यस यस ठीक है, तो अगर ये आता है, पहला हमारा हर्डल पूरा हो गया। सेकंड, लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने आता है? ये ड्रॉ करने आता है लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? सर, किया हुआ है पहले सर। यस सर। तो आता है या नहीं आता, अच्छे से आता है कि नहीं? मैं रिकॉल करा देता हूं। मान लो अगर ये लाइन ए बी है, लाइन सेगमेंट ए बी है, लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता है, लाइन सेगमेंट का मतलब लेंथ फिक्स होनी चाहिए। तो ए बी का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है तो मैं याद दिलाता हूं, कंपास को यहां पे रख के हाफ से मोर देन की आर्क ऊपर लेते हैं और नीचे लेते हैं, फिर बी पे रख के इन दोनों आर्क्स को क्रॉस कर देते हैं और इन दोनों कट पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये लाइन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर लेती है। ये ड्रॉ करने आता है? यस सर। यस सर। ओके, बस यही दो मेन है, और थर्ड है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आता है? यस सर। तो अगर मैं कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स बताऊं, थर्ड निकाल लोगे? यस सर। यस चलो एक चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 टॉपिक अगर क्लियर है फिर ये इसमें बहुत मजा आएगा प्लॉटिंग में। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं छोटा सा, जितनी जल्दी आंसर बता सकते हो उतना अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन है, ये साइड मान लिया 41 है, ये साइड मान लिया 9 है, इस साइड की वैल्यू बतानी है। फटाफट जल्दी बताओ, जितना फास्ट बता सकते हो। तो इसका आंसर आ रहा है 40। मैं फिर भी एक बार डिस्कस कर लेता हूं। देखो 90 डिग्री के अपोजिट साइड को ऑलवेज हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ऑलवेज। ये साइड और ये साइड, इनमें से एक परपेंडिकुलर है, दूसरा बेस है, बट अभी तुम लोग ये मान लो कि ये वाला साइड परपेंडिकुलर है। क्लास 10th में हालांकि परपेंडिकुलर और बेस की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी अगले साल। क्लास 10th में परपेंडिकुलर और बेस की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाएगी। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अभी तक ये जो परपेंडिकुलर साइड है, वर्टिकल साइड, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। ये वाली तो हाइपोटेनस होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको हम हमेशा परपेंडिकुलर और बेस बोलते हैं। क्लास 9 तक बोल लो, ये ठीक है। अगले साल क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जब पढ़ोगे ना तो वहां ये साइड भी परपेंडिकुलर हो सकती है, बट अभी हम उस कंफ्यूजन में नहीं जा रहे। 9 तक कोई दिक्कत नहीं है, ये साइड परपेंडिकुलर, ये साइड बेस। हाँ, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? देखो 90 डिग्री की अपोजिट साइड जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। हाइपोटेनस जो होती है वो कौन सी साइड होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है। इसको हम प्रूव भी करेंगे जब ट्रायंगल्स पढ़ेंगे ना। ज्योमेट्री का एक चैप्टर है ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स में इनइक्वालिटी भी है हमारे सिलेबस में, लास्ट ईयर वो सिलेबस से डिलीट हो गया था, तो उसमें हम इसको प्रूव भी करेंगे कि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। बट ये यूनिवर्सल फैक्ट है, हर कोई इसको फॉलो करता है। तो जो लॉन्गेस्ट साइड होती है AC, उस साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम है ये। थ्योरम तुमको क्लास 10th में प्रूव कराया जाएगा। क्लास 10th के ट्रायंगल्स चैप्टर के अंदर ये थ्योरम हम लोग प्रूव करेंगे। अभी तक तो यूज करते आ रहे हैं, इसको एक्चुअली प्रूव करेंगे क्लास 10th में। तो अभी देखो कैसे होगा। AC की वैल्यू 41 थी, वो रख दिया। AB की वैल्यू अननोन थी, उसको वैसे ही छोड़ दिया, और BC की वैल्यू 9 थी, वो यहां रख दिया। 40 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर 1681, AB का स्क्वायर अभी पता नहीं है, 9 का स्क्वायर 81, तो 81 यहां ट्रांसपोज हो गया, तो 1681 माइनस 81 हो गया AB स्क्वायर। तो यहां से AB स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1600, और AB की वैल्यू कितनी हो गई, रूट अंडर 1600, जिसकी वैल्यू होती है 40। तो ये साइड आ गई 40। पाइथागोरस थ्योरम में ध्यान रखना, हाइपोटेनस होनी चाहिए राइट साइड पे, और रिमेनिंग दो साइड्स का स्क्वायर का सम अलग साइड पे होना चाहिए। इससे हम कोई भी ट्रायंगल की मिसिंग साइड निकाल लेते हैं।
तो ये हमारे बेसिक हो गए इस क्वेश्चन को या इस टॉपिक को करने के लिए। ये 3 हमें बेसिक्स चाहिए थे जो हमने प्रिपेयर कर लिया पहले। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं 4 या 5 क्वेश्चंस कराऊंगा या 6 क्वेश्चंस कराऊंगा इस टॉपिक के अंदर, वो 6 अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एग्जाम में 19 में से आएगा। और अगर 19 में से नहीं आया तो कम से कम तुम कॉन्सेप्ट अगर सीख लोगे ना, फिर किसी भी नंबर को प्लॉट कर लोगे। तो कॉन्सेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगले 5 या 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 4 तो इस तरीके से होंगे इंटीजर वाले, जैसे √2, √3, √5, √13 इस तरीके से, और 2 नंबर्स होंगे डेसिमल वाले। तो एक डेसिमल वाला मैं करूंगा, दूसरा वाला करने को दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। यही 5-6 क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा इस टॉपिक के अंदर, उसको प्रिपेयर कर लेना। इन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जाएंगे, बट कॉन्सेप्ट अगर आता रहेगा तो कोई भी नंबर प्लॉट कर लोगे। चलो, तो √2 हम लोग प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे। देखो, इन टाइप के क्वेश्चंस में पहले हम एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। सीधा नंबर लाइन पे नहीं चले जाते हैं, नंबर लाइन पे जाएंगे 0, 1, 2, 3 वो तो बाद में करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं। क्या कैलकुलेशन है, बहुत ध्यान से सुनो। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है, ये वो लेंथ होती है जो हमें प्लॉट करनी है। तो √2 हमें प्लॉट करना है, हम हाइपोटेनस √2 मान लेते हैं। ये बहुत ही बेसिक है, ऐसा हमको हर क्वेश्चन में करना है। जो भी नंबर प्लॉट करना है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, और उस राइट एंगल ट्रायंगल के जो हाइपोटेनस होगी उसको हम √2 लिख लेंगे। अब बाकी 2 साइड्स अभी हैं। परपेंडिकुलर को हम 1 लेते हैं स्टार्ट में। आगे तुम ये भी सीखोगे कि परपेंडिकुलर हम 2, 3, 4 ये सब भी ले सकते हैं अगर नंबर बड़ा बड़ा हो तो। इसे √2 है, छोटा सा नंबर है। अगर √13 होता तो शायद हम 1 के बाद 2 भी लेके चेक करते, 3 भी ले सकते थे। डिपेंड करता है कि जो नंबर हमको प्लॉट करना है वो छोटा है कि बड़ा है। तो स्टार्ट करेंगे हम 1 से। √2 ले लिया, इसको 1 ले लिया। अब बीसी साइड निकालो पहले पाइथागोरस यूज करके। तो इन ट्रायंगल ए बी सी हमने क्या क्या अज्यूम किया है, ए सी को हमने √2 मान लिया, ए बी को हमने 1 मान लिया। ये सारा हमारा अजम्पशन है। अब हम पाइथागोरस यूज करने जा रहे हैं। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखते रहना, ए सी की वैल्यू है √2, ये स्क्वायर हो गया। ए बी है 1 तो उसका स्क्वायर हो गया, और बी सी स्क्वायर। √2 का स्क्वायर हो गया 2, सबको पता है √2 का स्क्वायर 2 होता है। ये 1 प्लस बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 2 - 1, ये हो गया 1। 1 कैसा नंबर है, तो 1 रैशनल है। बीसी की वैल्यू 1 आ गई है ना। बीसी स्क्वायर अगर 1 था तो बीसी की वैल्यू क्या होगी, √1 होगी ना, स्क्वायर वहां रूट में चला जाएगा। तो बीसी की वैल्यू 1 आ गई, और चेक करो 1 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो बस यही तक हमने ट्रायंगल का कैलकुलेशन करना था। ये 1 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। ओके, तो यहां तक पहले कॉपी करो, यहां तक कॉपी करके बताओ, फिर आगे चलेंगे। अब देखो यहां तक का कैलकुलेशन हो चुका है। अब बेस की वैल्यू हमको निकालनी होती है। बेस अगर रैशनल आता है, बेस हालांकि अभी रैशनल आया है तो एक स्टेप में हो जाएगा, और अगर बेस इरैशनल आ गया तो इसमें स्पाइरल बनता है, स्पाइरल। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे हमें स्पाइरल भी मिलने वाला है। तो बेस हमारा रैशनल आया है, एक स्टेप में हो जाएगा। कैसे होगा वो देखो, मैं एक एक स्टेप बताऊंगा, मेरे साथ साथ चलना है। सबसे पहले ऊपर 6 से 7 लाइन जगह छोड़ के, ठीक है, ऊपर 6 से 7 लाइन जगह छोड़ के एक नंबर लाइन प्लॉट करो, इस तरीके से ड्रॉ करो मेरे साथ साथ। मैं बहुत धीरे धीरे ले चलूंगा, ठीक है। एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ लिखो 0, यहाँ 1 इक्वल स्टेप पे, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 4। इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करो। सर बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप ही लेना है कि 2 भी ले सकते हैं? 2, 2 का भी ले सकते हो, 1, 1 का भी ले सकते हो। स्केल में देखो, एक साइड पे सेंटीमीटर होता है, दूसरे साइड पे इंच होता है, देखा है। यस इंच सर। थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उधर से ले लो 1 यूनिट। ओके सर। तो देखो, इस ट्रायंगल को ना समझने के लिए मैं ऐसे बनाता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा स्केल से बढ़िया से लाइन खींच दूं तो तुम्हें अच्छे से फील आएगा।
पहले लाइन टेढ़ी हो गई थी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये √2 था, ये 1 था, और बेस भी हमने 1 कैलकुलेट किया था। हाँ चलो, ये नंबर लाइन बनाओ, 0 1 2 3 4, यहां तक उस पे इक्वल स्टेप्स में बनाओ, 1 2 3 4 लिखो। डन सर। ठीक है, अब देखो ये जो ट्रायंगल है ना, ये वाला, ये ट्रायंगल हमको नंबर लाइन पे बनाना है, ठीक है, ये ध्यान रखो। ये जो ट्रायंगल हमने यहाँ डिसाइड किया ना, वही ट्रायंगल हमको नंबर लाइन पे बनाना है। तो देखो इस ट्रायंगल में क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले ट्रायंगल का बेस देखो 1 है, तो हम क्या करते हैं, यहां से लेकर यहां तक ये भी 1 यूनिट है, तो इस पे ट्रायंगल का बेस फिट कर देते हैं। मतलब कहने का, इस पॉइंट पे हम लिख देते हैं सी, और इस पॉइंट पे लिख देते हैं बी। इससे क्या होगा, बेस हमारा 1 यूनिट हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? यस जो सर। राइट एंगल यस ट्रायंगल सर। है, हाँ, उसका बेस कितना है, 1 यूनिट है। तो बेस को यहां से लेकर यहां तक फिट कर दो, 1 यूनिट ये भी है नीचे वाला। तो ये ट्रायंगल का बेस हो गया सी बी, यहां लिख दो सी, यहां लिख दो बी। मेरे साथ साथ लिखो जल्दी जल्दी। सर डन। अब सुनो, बी पे देखो क्या हो रहा है। ये जो सीबी लाइन है, सीबी लाइन, इस पे एक वर्टिकल लाइन है ए बी, देख रहे हो? सीबी लाइन पे एक वर्टिकल लाइन है ए बी, मतलब कहने का सीबी पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो तुम भी क्या करो, बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाओ। बनाओ बी पे 90 डिग्री, एक सेमी सर्कल, फिर यहां से 60, ये 120, और इसको बाइसेक्ट करके इस तरीके से वर्टिकल लाइन बनाओ जल्दी से। मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी बन जाएगी क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है। इस तरीके से बनाओ वर्टिकल लाइन। हो गया आने का? यस सर डन। ठीक है, अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। हमने सीबी बना लिया, ये वाला सीबी हो गया, बी पे परपेंडिकुलर भी खींच दिया है। अब गौर से देखोगे तो बी पे जो परपेंडिकुलर है ना, उस पे ए भी लाई करता है, और ए बी से कितना अवे है, 1 यूनिट अवे है। ठीक है, तो अब क्या करना है, स्केल पेंसिल पे 1 यूनिट मेजर करना है, बी पे रख के इस लंबी वाली लाइन में से कट करना है। कितना, 1 यूनिट कट करना है। आ जाएगा कट करने? यस सर। स्केल रखो बी पे, और यहां ऊपर की तरफ, यहां से 1 यूनिट जहां पे भी आ रहा है कट करो। 1 यूनिट उतना ही बड़ा होगा जितना सीबी है, और यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ कट जो हो रहा है उसको ए लिख दो, और सी से ए को ज्वाइन कर लो। इतना करके बताओ। सीबी और ए बी इक्वल होगा, दोनों इक्वल लगेगा, फिगर देख के भी दोनों इक्वल लगेगा। तो चेक कर लेना इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बी पे रख के 1 यूनिट कट करना, उसके बाद
यस सर डन। सर डन। चलो अब सुनो, तो हमने क्या क्या कर लिया, ये बेस बना लिया 1 का, एक 90 डिग्री बना लिया, परपेंडिकुलर भी 1 का हो गया। तो कहने का मतलब हमने जो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बनाया है नंबर लाइन पे, उसका बेस 1 है, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनस ये रहा, ये हाइपोटेनस है एसी 90 की अपोजिट साइड। तो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल जिसका बेस 1 परपेंडिकुलर 1 उसका हाइपोटेनस होता है √2 का। तो ये लिख दो यहाँ पे √2, √2 की लेंथ हो गई ये वाली। हमें क्या करना था, बस √2 की लेंथ चाहिए होती थी, तो √2 की लेंथ हमको मिल चुकी है। अब देखो बहुत ध्यान से सुनो, हम 2 पॉइंट्स में बना रहा हूं यहाँ पे, ये देखो, ये सी को लिख रहा हूं 0.1 और ए को लिख रहा हूं 0.2। तुम लिखोगे नहीं कॉपी पे, बस मैं बताने के लिए लिख रहा हूं। सी पे 0.1 है और ए को 0.2 मानो। क्या करो, 0.1 पे मतलब सी पे कंपास को फिक्स करो और पेंसिल को खींच के ए तक लेके जाओ, लेके जाओ। 0.1 पे कंपास रखना है और पेंसिल को पॉइंट ए तक खींच के ले जाओ। ओके, यहां पे कंपास, यहां पे पेंसिल, कंपास को फिक्स रखना है। यहां तक पेंसिल पहुंच गई है, यस सर। तो कंपास को फिक्स रखो और पेंसिल को देखो मैं कैसे लेके आ रहा हूं। पेंसिल को यहां राइट साइड में ऐसे लेके आओ नंबर लाइन तक, एक आर्क बनाओ। नहीं आया तो एक बार फिर से देखो, कंपास को यहां फिक्स रखे रखो, पेंसिल जो ए पे थी उसको ऐसे राइट साइड में लेकर आओ, नंबर लाइन की तरफ ले आओ। नंबर लाइन पे जहां पहुंची उसको पी लिख दो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जो राइट एंगल बनाने के लिए सेमी सर्कल बनाया था वहाँ पे मतलब वहीं पे आ रहा है पॉइंट पे। कहाँ पे, यहाँ इस वाले पे आ रहा है। यस सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 के बाद आ रहा है ना, यस सर। 1 के राइट साइड में आ रहा है ना, और 2 के पहले आ रहा है ना। हाँ यस बस, सर। कहीं भी हो सकता है। कोई परेशानी अनन्या तो और सर मैं अनिका? पूछ रही थी सेमी हाँ सर्कल सर। इरेज नहीं कर सकते? देखो ये सर्कल मतलब जो सेमी सर्कल है ना, यहाँ पे भी आ सकता है, उसके बाहर जा सकता है। ये 2 से पहले आना चाहिए और 1 के बाद आना चाहिए, मतलब 1 और 2 के बीच में आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि √2 की वैल्यू हमको पता है 1.414 होती है, तो 1 और 2 का जो ठीक बीच है ना 1.5 उससे पहले आएगा। ओके सर। तो ये 1.414 जहां पे भी होगा देख लो। अगर तुम्हें थोड़ी भी परेशानी हो रही हो तो √2 की वैल्यू अगर याद है ना, तो इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। √2 की वैल्यू 1.414 होती है अप्रोक्सीमेटली, आगे डैश डैश होता है। तो जरा यहाँ पे स्केल रख के पी देखो कहाँ जा रहा है, 1.4 से थोड़ा सा बड़ा आ रहा है क्या, देखो तो एक बार रख के। सी से पी को मेजर करो, कितना आ रहा है स्केल पे बताओ मुझे। हुआ मेजर? सर मैंने इंचेस में लिया था सर। अच्छा इंचेस में लिया था, तो ठीक है 1.4 इंच होगा देखो। अगर तुमने मेजरमेंट करेक्ट करेक्ट लिया होगा ना, ये 1 ये 1 ये √2 हो जाएगा, और ये आर्क सही से बनाए होगे तो ये √2 यूनिट्स होगी। देखो हम √2 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, हम लास्ट में आंसर लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ सीपी इक्वल टू √2 यूनिट्स, ऐसे करके लिख दो, ये हमारा आंसर हो गया। और घबराओ नहीं, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 1 रखोगे तो हाइपोटेनस √2 का ही होगा। देखो ना यहाँ पे ट्रायंगल तो वेरीफाई हमने कर ही लिया ना, परपेंडिकुलर और बेस अगर 1 1 रखेंगे तो हाइपोटेनस √2 हो जाएगा और वही √2 नंबर लाइन पे आ जाएगा। अब ये समझो कि हमने तो सी ए को √2 बनाया था, ध्यान से सुनो मेरी बात। हमने क्या किया था, हमने सी ए को √2 बनाया था और अभी हम क्या कह रहे हैं, सीपी √2। तो ये थोड़ा सा
परेशानी तुमको हो सकती है, मैं देखो बता रहा हूं क्यों ऐसा है। सुनोगे ध्यान से। देखो ये C है और ये A है और ये P है। तुमने ना क्या किया, सिर्फ ये छोटा सा आर्क बनाया, यहीं तक बनाया बस। अगर तुम पूरा सही से बनाते ना तो पता है क्या बनता, एक सर्कल बनता। सर्कल बनता कि नहीं बताओ। यस सर। यस सर। अगर कंपास को हम यहाँ पे फिक्स कर दें और पेंसिल को थोड़ा एक्सटेंड करके घुमाएं, तो हमने सिर्फ इतना ही दूर घुमाया है ना, अभी यहीं तक घुमाया हमने सिर्फ, नंबर लाइन तक। अगर इसको हम पूरा घुमाएं तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा कि नहीं बनेगा, यस सर बने। बनेगा ना। तो देखो ये सेंटर है उस सर्कल का O, मतलब C जो पॉइंट हम लिख रहे हैं वो क्या है, सर्कल का सेंटर है। और A तो सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है, मतलब ये चीज क्या है, उस सर्कल की रेडियस है कि नहीं, रेडियस बताओ। यस सर। यस। अब जरा C से P को देखो, जरा C से P को देखो, ये भी तो रेडियस है। C सेंटर है, P सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है, तो ये भी तो रेडियस है। तो क्या सर्कल में रेडियस सेम नहीं होती है, सर्कल की रेडियस सेम होती है। तो ये भी √2 होगा और ये भी √2 होगा। इवन आगे भी जाके कहीं भी बना लो, ये सब √2 है। ये सारे के सारे कितने हैं, √2 है। बट हमें सिर्फ कितने की जरूरत है, छोटे से पार्ट की, जितना हमने नंबर लाइन पे बनाया था। तो आई होप ये समझ में आ गया कि √2 ही क्यों हो रहा है वो, है ना। तो हमने अभी कितना सा सर्कल बनाया है, हमने सिर्फ इतना सा सर्कल बनाया है, सिर्फ इतना सा, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा CP भी √2 होगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, वो सेम सर्कल के रेडियस है। ये पूरा क्वेश्चन क्लियर बोलो। यस सर। यस। ठीक है, तो बोर्ड पे कुछ भी मिसिंग हो तो बताओ, लिखने के लिए टाइम दे दूं मैं, नहीं तो मेरे साथ साथ किया तो हम आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सब कुछ सर लिखे हो बस। यहां से, ओके। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। √2 हमने ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। देखो, प्लॉट √3 ऑन द नंबर लाइन। √3 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। जैसे √2 किया था वैसे ही √3 भी करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जहां पे √3 हमारी कौन सी लेंथ होगी, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। तो ये नंबर लाइन बना लिया, सॉरी नंबर लाइन नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ABC। हाइपोटेन्यूज को सबसे पहले √3 ले लिया और परपेंडिकुलर को 1 ले लिया, ठीक है। अब बेस निकालते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC, और ये रफ वर्क नहीं है, ये कॉपी पे दिखाओगे, ये नहीं कि सीधा नंबर लाइन पे टूट पड़ना है, ऐसा नहीं है। ये फिगर बनाएंगे, ये पूरा कंस्ट्रक्शन करेंगे, मतलब कैलकुलेशन पार्ट करेंगे, उसके बाद नंबर लाइन पे जाएंगे। तब तुम्हें 3 नंबर का है तो 3 नंबर, नहीं तो 5 नंबर का है तो 5 नंबर, ऐसे मिलेगा। एक भी स्टेप मिस नहीं करोगे। तो ट्रायंगल ABC में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। AB² + BC² = AC²। तो AB हो गया 1, BC तो पता नहीं है, और AC हो गया √3 का स्क्वायर। चलो बताओ मुझे अनिका, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3। वेरी गुड। अब यहां से देखो, BC² कितना हो गया, ये 3 उधर चला गया, सॉरी 1 उधर चला 3 गया, तो -1 2। तो हाँ, फिर 2। तो BC की वैल्यू √2 आ गई। अब तो मुझे ये बताओ, √2 रैशनल होता है या इरैशनल होता है, इरेशनल। सर √2 होता है इरैशनल। तो ये आ गया इरैशनल, मतलब ये एक स्टेप में नहीं होगा, इसमें स्पाइरल बनेगा। अगर ये रैशनल आया होता तो एक ही स्टेप में बन जाता, बट अभी जो बेस है हमारा वो क्या आया है, इरैशनल आया है। तो इसी वजह से इसमें स्पाइरल बनेगा। स्पाइरल क्यों बनेगा वो समझो, स्पाइरल होता क्या है वो तो हम बना के देखेंगे ही, स्पाइरल क्यों बन रहा है वो देखो। देखो पिछला क्वेश्चन याद करो, पिछला क्वेश्चन याद करो, वहां पे हमें √2 ड्रॉ करना था। तो हमने 1 और 1 लिया था ना, बेस 1 का लिया था, परपेंडिकुलर 1 का लिया था, फिर हाइपोटेनस हमारा √2 हो गया था। तो ये जो बेस 1 है उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो बेस 1 आया, मतलब इसको हम बेस ले सकते हैं। बट हमारा बेस कितना है, √2। तो √2 नंबर लाइन पे तो ऐसी प्लॉट थोड़े ना हो जाता है, √2 प्लॉट करना भी एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। तो अभी इसको हम बेस नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि √2 कैसा नंबर है, इरैशनल है,
और इररेशनल नंबर लाइन पे ऐसे ही मुंह उठा के नहीं बना देते हैं। √2 बनाने के लिए याद है ना, पिछले क्वेश्चन में हमने तैयारी की थी बहुत सारी। तो अभी जो हमारा ट्रायंगल है उसका बेस इररेशनल आ रहा है, तो इसी वजह से हम पहले √2 बनाएंगे, उसके बाद √3 बनाएंगे। ओके, तो ये स्पाइरल इसीलिए बनता है। देखो स्पाइरल होता क्या है और बनता कैसे है वो समझोगे। √2 आ गया, अब फिर से हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। देखना, ध्यान से देखना, अभी लिखना मत बिल्कुल भी, वरना सब दिमाग से निकल जाएगा। तो हम फिर से एक ट्रायंगल बनाएंगे। अब हम इस ट्रायंगल का बेस क्या लेंगे? √2। भाई बेस नहीं, हाइपोटेन्यूज लेंगे √2। और √2 का कैलकुलेशन में थोड़ी देर पहले किया है, तो इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये PQR ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो देखो, अगर तुमने ये पार्ट पहले नहीं किया हो, मान लो एग्जाम में सीधा √3 आ गया, तो तुमने √2 तक तो पहुंचा दिया। अब उसके बाद √2 का कैलकुलेशन फिर से दिखा दो यहाँ पे। PR² इक्वल टू PQ² प्लस QR²। तो PR की वैल्यू थी √2, PQ है 1, और ये अननोन ले लो बेस को। तो यहां से तुम्हारा बेस कितना आ जाएगा? 2 - 1 दैट इज 1, और QR की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये हो गया QR। तो जब भी बेस इररेशनल आता है हम दो ट्रायंगल्स बनाते हैं। अगर मान लो इसका बेस रैशनल आ गया तो रुक जाएंगे। यहाँ पे देखो QR रैशनल आ गया तो रुक जाएंगे। अगर ये भी इररेशनल होता ना तो एक और ट्रायंगल बनाते। जब तक बेस हमारा रैशनल नहीं आता है हम ट्रायंगल्स बनाते चले जाएंगे। ये बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। भी क्वेश्चंस करेंगे जहां पे हमको 3 ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे। तो अभी हमारा 2 ट्रायंगल से ही काम हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, पहले ये कैलकुलेशन जल्दी से लिख लो। दोनों ट्रायंगल्स बनाना, ठीक है? सर ये ट्रायंगल मतलब ऐसे रफ में बना सकते हैं ना? रफ में नहीं, ये फेयर है। हाँ मतलब सर फिर। हाँ, जब तक ये ट्रायंगल नहीं मिल जाता है ना तब तक हम कैलकुलेशन करते रहेंगे। बिना ट्रायंगल के करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बना लिया करो, इससे क्या होता है मार्क्स बिल्कुल सिक्योर हो जाते हैं। कॉपी करके बताओ। चलो अब देखो, थोड़ा सा इसको सावधानी से करना है। स्पाइरल बनेगा, स्पाइरल क्या होता है पूरा फिगर बन जाएगा फिर मैं बताऊंगा। देखो सबसे पहला काम क्या करोगे? सबसे पहला काम, ये जो √2 वाला ट्रायंगल है ना, हम ये बनाएंगे पहले नंबर लाइन पे। और कोई मुझे बताओ, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कौन सी चीज तुम्हें कॉमन दिख रही है, सेम सेम दिख रही है? सर परपेंडिकुलर। पेंडिकुलर तो 1 1 है ही, और भी कुछ जो कॉमन हो? √2। √2, बहुत बढ़िया। देखो इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो ही इस ट्रायंगल का बेस है। तो बस यही वो साइड है जिसपे हम दोनों ट्रायंगल्स को फिक्स करेंगे। कैसे फिक्स करेंगे देखते रहना। तो बात समझ आ गई? पहले हम ये वाला ट्रायंगल बनाएंगे √2 वाला, उसके बाद उसके ऊपर बनेगा √3 वाला ट्रायंगल। देखते रहना। सबसे पहले एक नंबर लाइन मेरे साथ साथ ड्रॉ करोगे। करो करो, एक नंबर लाइन, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इक्वल स्टेप्स पे 2 3 4 5, और यहाँ पे एरो। इतना करो पहले। यस सर। ठीक है, अब देखो ये वाला ट्रायंगल पहले बनाना है, ग्रीन वाला, ये वाला। ठीक है, ये ट्रायंगल हमको पहले बनाना है। तो इस ट्रायंगल का बेस देखो 1 है, 1 रैशनल होता है, तो यहां से लेकर यहां तक बेस। अब उसके बाद ये परपेंडिकुलर है, तो 1 पे क्या करोगे? 90 डिग्री एंगल, 60 120, ये हो गया 90 डिग्री एंगल। अब इसमें से 1 कट करोगे, तो यहां रख के एक कट लगाया 1 पे, और इसको इससे मिला लिया। तो ये बेस हो गया 1, ये हो गया 1, और ये हो गया √2। इतना कर लो पहले। ये तो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, कुछ भी नया नहीं है। मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं फिर से, जिनको परेशानी आ रही है। ये हो गया बेस 1 यूनिट का, इस पे बनाया हमने 90 डिग्री एंगल। वर्टिकल लाइन जो आई उसमें से 1 यूनिट कट कर लिया, तो ये 1 हो गया, और ये हो गया हाइपोटेनस √2।
इतना बना के बताओ। अब असली क्वेश्चन अब शुरू होता है। हमने क्या कर लिया, ये वाला ट्रायंगल बना लिया है। अब देखो बहुत ध्यान से सुनो। अब इसके हाइपोटेनस पे देख रहे हो ना, ये √2 है। अब इसके हाइपोटेनस को हमें बेस बनाना है, मतलब ये बेस होगा और इस पे देखो √2 के बेस पे 1 का परपेंडिकुलर चाहिए। तो यहां फिर से हमको 90 डिग्री बनाना है। अभी पूरा देख लो पहले, ये 60, 120 और ये बाइसेक्ट करके 90। अब इसमें से फिर 1 कट करेंगे तो ये 1 हो गया। √2 का बेस 1 का परपेंडिकुलर, फिर से √2 का बेस 1 का परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका हाइपोटेनस ये हो गया और ये हो जाएगा √3। तो देख रहे हो ट्रायंगल के ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, इसी को बोलते हैं स्पाइरल। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। यस फाइनल सर। फिगर हमारा ऐसा ही दिखेगा, फाइनल फिगर हमारा ऐसा ही दिखेगा। अब मैं धीरे धीरे करवाता हूँ। तो यहां तक तो ट्रायंगल हमने बना ही लिया। अब देखो हमें 90 डिग्री, एक्चुअली यहाँ पे दो लाइन है, इस पॉइंट पे दो लाइन है। एक तो ये वाली लाइन है जो हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाई थी, और एक ये वाली लाइन है। तो हमें क्या करना है, इस वाली लाइन पे 90 डिग्री बनाना है। ओके, हमें इस वाली लाइन पे 90 डिग्री नहीं बनाना है। इस पे बनाओगे 90 डिग्री तो ऐसे बन जाएगा, है ना। इस वाली लाइन पे अगर 90 बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा, ग्राउंड के पैरेलल, ये वाली लाइन पैरेलल हो जाएगी। हमें ऐसा नहीं बनाना है। हमें कैसा बनाना है, हमें इस वाली लाइन पे 90 बनाना है, इस वाली लाइन पे। तो आर्क ऐसे बनेगी, फिर यहां से 60, ये 120 और ये बाइसेक्ट होके 90 मिलेगा। ठीक है। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करो, जो ये हाइपोटेनस है ना, इसको आगे बढ़ा लो डॉटेड लाइन के थ्रू, इस तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ा लो इसको डॉटेड लाइन के थ्रू। हाइपोटेनस जो बनाए हो √2 वाली, उसको डॉटेड लाइन के थ्रू आगे बढ़ा लो। बढ़ाओ जल्दी से। सर डन। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो। यहां पे कंपास रखो और एक ऐसी आर्क बनाओ, और फिर 60, दूसरे कट पे 120 और इन दोनों को बाइसेक्ट करके ये रहा 90। बनाओ 90, 90 बना के बताओ। ठीक है, अब देखो ये हो गया क्या, √2 का बेस हो गया, और इस पे हमको परपेंडिकुलर 1 का चाहिए। यहां देखो 1 का परपेंडिकुलर चाहिए। तो अब क्या करोगे, 1 यूनिट कट करनी है, तो यहां से और यहां तक 1 यूनिट कट करो। इस लंबी वाली लाइन में 1 यूनिट कट करो, और 1 यूनिट कट करने के बाद O से इसको मिला लो इस तरीके से। ये √2 का बेस 1 का परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस √3 मिल गया हमको। यही लेंथ हमको चाहिए थी बस। अब तो लास्ट स्टेप बचा है। यहां तक करके बताओ। ये 1 काटना है, ठीक है, 1, और हाइपोटेनस को √3 लिख देना है। सर डन। ठीक है, अब सुनो लास्ट स्टेप। मैं फिर से दो पॉइंट्स लिख रहा हूं। इस पॉइंट को लिखा है 1 और इस पॉइंट को लिखा है 2। ओके, तो कंपास को रखो 1 पे और पेंसिल को रखो 2 पे।
कंपास को रखो 1 पॉइंट पे और पेंसिल को खींच के ले जाओ 2 तक। पेंसिल को, कंपास को यहाँ पे और पेंसिल को यहाँ पे रखो, खींच के ले जाओ। हो गया? यस सर। अब कंपास को फिक्स रखो और पेंसिल को देखो कैसे ले आना है। पेंसिल तो यहाँ पे है पॉइंट 2 पे, उसको राइट साइड ऐसे लेकर आओ। कंपास को राइट साइड ऐसे लेकर आओ, सॉरी पेंसिल को। कंपास यहीं पे रहेगा, पेंसिल यहां से राइट साइड में ऐसे घूम के आएगा। परेशानी हो तो एक बार फिर से देखो, पेंसिल को ऐसे राइट साइड में नंबर लाइन की तरफ ले आओ। ये जो पॉइंट मिल गया उसको ओ लिख दो, सॉरी पी लिख दो, और नीचे लिखो ओपी इज इक्वल टू √3 यूनिट्स। ओपी इज इक्वल टू √3 यूनिट्स। ये हो गया हमारा आंसर। कंप्लीट करके बताओ। अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, इसमें कितना समझे हो वो अंडरस्टैंड है कि नहीं, मैं क्वेश्चंस पूछूंगा। यस सर। यहाँ तक हो गया? चलो क्वेश्चन पूछूं। देखो मेरा पहला क्वेश्चन, मान लो अगर हम कंपास को यहाँ पे रखे हैं और पेंसिल को यहाँ पे रखे हैं, दोनों ब्लू मार्क दिख रहे हैं ना, कंपास यहाँ पे है, पेंसिल यहाँ पे है। अगर हम इसको लेके आए यहाँ पे और इसको क्यू लिखें तो ओ क्यू बताओ कितना होगा? √2। √2 यूनिट्स। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, सोचोगे तब आंसर मिलेगा। सुनो ध्यान से सुनो। ये तो हमने √3 बना लिया, क्या क्या किया पहले वो देखो। 1 का बेस लिया, 1 का परपेंडिकुलर लिया, तो हाइपोटेनस हो गया √2 का। ओके, अब √2 का बेस लिया, 1 का परपेंडिकुलर लिया, तो हाइपोटेनस हो गया √3 का। अब सोच के रिप्लाई करो, अगर हम √3 को बेस ले लें और इस पे 1 का परपेंडिकुलर बनाए तो उसकी हाइपोटेन्यूज कितने की होगी? √4। √4। वेरी गुड। √4 मतलब कितने की? 2। 2 की। वेरी नाइस। अब अगर इसको बना लें, कंपास यहां फिक्स कर लें और इस पे पेंसिल ले जाएं इस वाले पॉइंट पे, और इसको लेकर नीचे आए तो नीचे कहां मिलेगा वो बताओ? 2 पे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये सीधा आके 2 पे गिरेगा, ठीक है, क्योंकि इसका हाइपोटेनस 2 का हो जाएगा। तो 2 यूनिट सीधा यहाँ पे आके गिरेगा। तुम बना के देखना घर पे, ऐसे ना क्यूरियस थोड़ा सा रहा करो चीजों को लेके, तभी और तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, वो तुम्हें समझना चाहिए। तो यहां से गिराओगे तो √2 मिलेगा, यहाँ पे गिराओगे तो √3 मिलेगा, और यहां से √3 पे एक और परपेंडिकुलर बना लिया ना, तो देखो क्या हो जाएगा। इसका हाइपोटेनस निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करो, रूट के अंदर ले लो, तो √3² + 1²। ये सॉल्व करोगे, इनडायरेक्टली ये पाइथागोरस थ्योरम ही है, हाइपोटेनस ही निकाल रहे हैं हम, है ना। तो कितना आ जाएगा? 3 + 1, और उसका रूट जब करोगे तो 2 आ जाएगा। मतलब ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 2। और जब ये 2 अगर हो गई तो कंपास यहाँ रख के, पेंसिल यहाँ रख के, अगर तुमने इसको नीचे लाने की कोशिश की ना, वो सीधा 2 पे आके गिरेगा, क्योंकि ये लेंथ भी 2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो वो भी 2 है। ऐसे करके देखना, √3 के ऊपर भी एक 1 का परपेंडिकुलर बना के देखना कि एग्जैक्टली 2 पे आके गिरता है कि नहीं गिरता है। तो ये एक्टिविटी तुम लोग घर पे करना, ठीक है। चलें आगे। यस यस सर। सर। ठीक है, देखो डेसिमल वाले तो हम आज नहीं कर पाएंगे, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब लिखो एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हमारा थर्ड होगा। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन है रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मत लिखो, एनसीईआरटी में है ये। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा। देखो √5 प्लॉट करना है, सबसे पहला काम क्या करना होगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। उस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या चीजें कंपलसरी हैं बताओ? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। हाँ, उनकी लेंथ हम क्या क्या लेंगे? हाइपोटेन्यूज √5। हाइपोटेन्यूज √5, परपेंडिकुलर 1 लेके देखते हैं बेस कितना आ रहा है, तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे लिख देना, इन ट्रायंगल ए बी सी, उसके बाद AB² + BC² = AC²।
भगवान से ये प्रार्थना करना कि बेस जो है वो रैशनल आ जाए। बेस अगर रैशनल आ जाएगा तो एक ही बार में बन जाएगा। तो करके देखते हैं। 1 स्क्वायर BC स्क्वायर, ये हो गया √5 का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 5, और ये 1 इधर आ गया तो 5 - 1 ये 4 आ गया। तो BC की वैल्यू कितनी हो गई √4 मतलब 2। ये कितना आ गया रैशनल आ गया, भगवान ने Yes. सुन लिया। तो ये हो गया रैशनल। चलो ये कैलकुलेशन लिखो पहले। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर हर बार परपेंडिकुलर 1 ही लेंगे? नहीं, हर बार 1 नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम 2 भी ले सकते थे। अगर इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर तुमने 1 की जगह 2 लिया होता ना तो बेस 1 आ गया होता। जब नंबर्स छोटे होना, देखो यहाँ पे हम 2 लेंगे तो क्या परेशानी आएगी, 2 लेने पे भी सॉल्व हो जाएगा क्या, ये सवाल माइंड में आना चाहिए। तो उसका सॉल्यूशन देखो कैसे निकालते हैं कि कब 1 लेते हैं कब 2 लेते हैं। मान लिया यहाँ पे √5 है और हमने परपेंडिकुलर 2 ले लिया, तो क्या होगा, यहाँ पे बेस मान लो ये वाला है ABC। तो कैसे करोगे, AB² + BC² = AC², ऐसे ही लेंगे। तो ये हो गया 2 स्क्वायर, BC² अननोन है और ये √5 का स्क्वायर है। तो ये हो गया 4 + BC² = 5। तो BC² की वैल्यू कितनी हो गई, 5 - 4 1 हो गया। तो BC की वैल्यू 1, मतलब इस क्वेश्चन में ये ट्रायंगल भी बना सकते हो, ये ट्रायंगल भी बना सकते हो। चलो एक काम करो, इसमें ना दोनों ट्रायंगल्स बना लो, मैं तुम्हें दोनों स्टाइल से नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसमें बेस, सॉरी, इसमें परपेंडिकुलर 1 भी ले सकते हो और 2 भी ले सकते हो। दोनों ट्रायंगल्स का कैलकुलेशन पार्ट लिख लो, फिर मैं दोनों स्टाइल से बना के दिखाता हूँ, या एक मैं बनाता हूँ, दूसरा वाला तुम लोग घर पे करके वेरीफाई करना। इन दोनों को लिखो पहले। अब देखो, इन दोनों को प्लॉट करना है, तो मैं थोड़ा जगह की तलाश में हूँ, रुक जाओ। ये सब हटाया जा सकता है, कैलकुलेशन तो मिटा सकता हूँ ना, ये वाला लिखने वाला काम तो कर ही दिया। Yes. अब ऊपर वाले को प्लॉट कर लेते हैं ऊपर, और नीचे वाला तुम लोग बताना फिर तुमसे हो जाएगा कि नहीं होगा। ऊपर वाला करते हैं हम लोग पहले, या चलो नीचे वाला करते हैं इस बार। नीचे वाला करते हैं, ठीक है, दोनों सेम है वैसे। चलो नंबर लाइन प्लॉट करो जल्दी जल्दी, नंबर लाइन प्लॉट करो। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 और ये एरो।
सर डन। सर देखो आगे, अब यहाँ देखो बेस 1 का है, तो इस वाले को बेस ले लो, 0 से 1 ये पूरा बेस हो गया। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर है, तो इस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल बनाओ। थोड़ी लंबी लाइन खींचना, क्योंकि उसमें से हमें कितना कट करना है, 2 कट करना है। ये वाली लाइन थोड़ी सी लंबी बनाओ, 90 वाली, करो इतना। क्या करना है, ये जो रेड वाली लाइन है ना, उसमें हमको 2 यूनिट्स कट करने हैं। तो यहां से फर्स्ट कट 1 यूनिट का और दूसरा कट 2 यूनिट का, इस पॉइंट को ओ से मिलाना है। तो इसको क्या लिखोगे, 1 हो गया बेस और 2 हो गया परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस हो गया √5। इतना करो। अब नेक्स्ट, कंपास को यहां रखो और पेंसिल को यहां रखो और इसको नीचे लेकर आओ। ध्यान से देखना, ये 2 के बाद आएगा। कंपास को यहां रखना है जहां रखते थे, और पेंसिल को यहां रखो, और पेंसिल को राइट साइड में लेकर आओ। देखना ये 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 के थोड़ा सा पास, क्योंकि √5 की वैल्यू 2.236 ऐसी होती है। चेक करके बताओ, 2 और 3 के बीच में आ रहा है, 2 के पास और 3 से बहुत दूर। यस सर। यस सर आ रहा है। हाँ? कहाँ पे आ रहा है? सर 2 और 3 के बीच में आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे लिख दो OP इज इक्वल टू √5 यूनिट्स। देखो ये तो तरीका था करने वाला। अब ये वाला बस मैं ओरली बता देता हूँ, तुम लोग घर पे कर लेना। इसमें क्या करना है, वही नंबर लाइन बना देंगे। देख लो, मैं फास्ट फास्ट दिखा देता हूँ करके। नंबर लाइन बना दिया, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, फिर ये 3 और ये 4, इस तरीके से कर लिया। अब बेस लेना है 2 का, तो यहां से लेकर यहां तक हम बेस ले लेंगे, मतलब इस पॉइंट पे क्या बनाएंगे, 90 डिग्री। तो इस पॉइंट पे 90 बना लिया, और उसमें से कितना कट करेंगे बताओ? 1 यूनिट। सर 1 यूनिट। तो ये 1 कट कर लिया। अब O से इसको मिला लिया, तो इस बार क्या हो गया, देखो बेस हो गया 2 यूनिट, परपेंडिकुलर 1 यूनिट। तो ये ट्रायंगल क्या कहता है कि जिस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस 2 और परपेंडिकुलर 1 होता है, उसी का हाइपोटेनस √5 होता है। ये √5 हो गया, है ना। कंपास को यहां रखोगे, पेंसिल को यहां रखोगे, इस लेंथ को लेके आओगे नीचे, तो एग्जैक्टली वहीं पे मिलेगा जहां पे ये पॉइंट मिला था, है ना। तो यहाँ पे भी OP हमारा √5 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक, तो आज हम यहीं पे रखते हैं, अगली क्लास पे डेसिमल वाले नंबर्स का सीखेंगे, है ना। तो आज यहीं पे हम लोग क्लास